विभिन्न स्कूल से आए हुए बच्चों बच्चियों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अब मैं मंच संचालक के लिए अपने छोटे भाई श्री पवन आर्य जी को ससम्मान आमंत्रित करता हूं। भाई पवन जी। सभी को सादर नमस्ते। एक बार हम ओम का पाठ करेंगे। सभी लोग गहरा श्वास भरेंगे और मेरे साथ ओम का पाठ करेंगे। सभी को सादर नमस्ते। आज हम भाषण प्रतियोगिता हमने रखा है। इसके कुछ बातें मैं आपको बताऊं पहले धीरे धीरे, और तब तक सब लोग आ भी रहे हैं और थोड़ा लेट हो रहे हैं, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। तो सबसे पहले तो सभी विद्यालयों से हमने संपर्क किया और सभी विद्यालयों से संपर्क के पास जो हमारे प्रतियोगिता के लिए जो नियम बताए गए हैं, मैं उस नियम को एक बार पढ़ देता हूं ताकि आपके दिमाग में रहे, ये पूरी समझ रहे कि क्या करना है, कैसे है, ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो किसी चीज को लेकर। भाषण प्रतियोगिता 13 फरवरी शुक्रवार साय 5 बजे। स्थान रामकृष्ण मंच 105 विधान सरणी कोलकाता 6 विवेकानंद क्रॉसिंग पासी। हमने इस पूरी प्रतियोगिता को 2 वर्ग में बांट दिया है। एक जूनियर वर्ग है और एक सीनियर वर्ग है। क्लास 7 और क्लास 8 को हमने जूनियर ग्रुप में रखा है और क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों को हमने सीनियर ग्रुप में रखा है। पहले प्रतियोगिता में पहले जूनियर बच्चों को ही हम बुलाएंगे, उसके बाद इनका जब पूरा भाषण, पूरी इनके जितने प्रतियोगी हैं सारे लोगों के भाषण हो जाएंगे, फिर हम दूसरे भाग में जाएंगे और वहां पे फिर हम सीनियर्स के प्रतियोगिता शुरू करेंगे। तो ये क्रम होगा, पहले जूनियर्स का होगा फिर सीनियर्स का होगा। जो जूनियर्स के बच्चे हैं उनके लिए समय 5 मिनट है और विषय दिया गया था आपको कि आर्य समाज का ऐतिहासिक महत्व और उपयोगिता। तो आपके जो भाषण होंगे वो इसी विषय के आसपास घूमने चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप देख कर नहीं पढ़ सकते कि आप कागज लेके आएंगे और देख कर पढ़ेंगे, ये अलाउड नहीं है कि आप देख कर नहीं पढ़ सकते। हमारी एक निर्णायक मंडली है और उस निर्णायक मंडली के जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। निर्धारित विषय में समय पर प्रतिभागी को अपना वक्तव्य रखना होगा। बोलने की शैली, प्रस्तुति और विषय के संदर्भ के आधार पर अंक दिया जाएगा। निरीक्षक लोगों का निर्णय ही सर्वमान्य होगा। प्रतियोगी को 9 फरवरी 2026, अच्छा ये तो आपने नाम दे दिया, ये पूरा पत्र जो आपके पास गया था। अभी बहुत लोग आए नहीं हैं और प्रतियोगिता का आनंद तब आएगा जब पूरा हमारा हॉल भरा हुआ रहेगा। तो इस छोटे से समय में हमारा छोटा एक समय थोड़ा सा खाली है, तो हमने एक चीज सोचा है और यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स ही बैठे हैं, तो आपकी स्क्रीन पे कुछ प्रश्न दिखाए जाएंगे और उस प्रश्न के उत्तर जिन्हें मालूम होंगे वो अपना हाथ खड़ा करेंगे। मैं अपने यहाँ जो हमारे कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो बच्चे हाथ उठाएं, गार्जियंस भी हाथ उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी चाहे वो कर सकते हैं। हाथ उठाएंगे, हमारे कार्यकर्ता उन तक पहुंचेंगे माइक लेकर। अगर वो सही उत्तर देते हैं तो हम यहाँ से एक छोटा सा उपहार तुरंत देंगे। ये ऐसे ही हमने रखा है कि आप लोग बोर ना हो बैठे बैठे, तो इसलिए एक प्रतियोगिता, ऐसे छोटी सी प्रतियोगिता रखी है कि एक प्रश्न दिखाएंगे और प्रश्न आपने सोचना है, उसके लिए समय मिलेगा और फिर उसके बाद आप उसका उत्तर देने के लिए हाथ उठाएंगे। आप लोग तैयार हैं?
बोलिए, तैयार हैं? सभी तैयार है ना? स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि प्रश्न सारे स्टूडेंट्स के लिए है। पढ़ाई लिखाई गार्जियन ने बहुत पहले छोड़ दी है, तो अब आपको थोड़ा ध्यान देना होगा और अपने गार्जियन जो आसपास है उनसे अपनी बुद्धि लगाइए। और समय आपको मिलेगा 30 से 35 सेकंड का, उसी में आपको उत्तर ढूंढ लेना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न लाया जाए। तो भाई पहला प्रश्न आप दिखाएं। प्रश्न है रामानुजन हार्डी 1729 एक स्पेशल संख्या है। संख्या 1729 को ऐसी दो संख्याओं के क्यूब्स के योग के रूप में दिखाया जा सकता है जिसके दो अलग अलग जोड़े संभव हैं। एक जोड़ा इन्होंने बताया है कि 10th का क्यूब प्लस 9th का क्यूब है। क्या कोई दूसरा जोड़ा बता सकता है कि दो ऐसे नंबर का क्यूब करके अगर जोड़ा जाए तो आंसर 1729 आएगा? क्या ऐसा नंबर हो सकता है? और आपका समय शुरू होता है अब। पता है? पता है? 9 और 10 का क्यूब तो दिया ही हुआ, एक दूसरा पेयर बताना है। 9 का क्यूब 81 और 10 का क्यूब 1000। 9 का क्यूब 7 to 9। 1 and 12 वेरी गुड, सही आंसर है। क्या नाम है आपका? रौनक गुप्ता, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा जवाब दिया। अच्छा, इस उत्तर को जरा दिखाएं, सब ये समझ पाए कि नहीं? उत्तर को एक बार दिखाएं। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊं। एक बार रौनक गुप्ता के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए आप लोग। श्री जैन विद्यालय के बच्चे। अच्छा, कोई गूगल नहीं करेगा, मोबाइल होंगे तो प्लीज गूगल नहीं करेंगे क्योंकि उत्तर देना ही अपनी बुद्धि खर्च करनी है। अगर गूगल आपने किया है तो ये गलत है। इस नंबर को 1729 के बारे में मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी कहानी है। एक बार रामानुजन हमारे देश के बहुत बड़े गणितज्ञ हुए और वे प्रोफेसर हार्डी के साथ बहुत काम किया उन्होंने। तो एक बार वो बीमार थे तो उनसे मिलने के लिए प्रोफेसर हार्डी जाते हैं और जाते समय एक टैक्सी से जाते हैं। तो जो नंबर के खिलाड़ी हैं वो हर तरफ उनको नंबर ही नंबर दिखता रहता है। तो वो जाते हैं और वहां वो उस टैक्सी का नंबर 1729 था। और वो जब जा करके रामानुजन से मिलते हैं, प्रोफेसर हार्डी दोनों मैथ के दिग्गज हैं, और जब प्रोफेसर हार्डी से मिलते हैं तो बोलते हैं कि मैं एक ऐसी गाड़ी से आया जिसका नंबर 1729 था, एकदम बकवास नंबर, कुछ भी नहीं है। तो रामानुजन को 10 सेकंड भी समय नहीं लगा और उन्होंने कहा था कि ये सबसे अच्छा नंबर है और इस नंबर की खासियत ये है कि इसको दो छोटे नंबरों के क्यूब्स को जोड़ने पर ये बन जाते हैं। और एक जोड़ा मैंने बताया था, एक जोड़ा रौनक गुप्ता ने बताया कि 12 का क्यूब 1728 होता है और 1 का क्यूब 1 होता है। यही दो जोड़े बनते हैं, इसको रामानुजन हार्डी नंबर भी बोलते हैं। ये स्पेशल नंबर है। रौनक गुप्ता के लिए जोरदार तालियां, बहुत अच्छा जवाब दिया उन्होंने। क्या आप अगले प्रश्न के लिए तैयार हैं? क्या गणित से ही पूछा जाए कि कुछ और भी पूछा जाए? कुछ और? चलिए ठीक है, मैं अपनी टीम को कहता हूं कि वो एक चित्र दिखाएंगे और उस चित्र को देख करके, एक मंत्री का चित्र है जो अभी मंत्री पद पे हैं, और आपने उस मंत्री का नाम पहचानना है और वो किस पद पे हैं, कौन से मंत्री पद पे हैं, ये आपको जवाब देना है। अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको इनाम मिलेगा। अच्छा, मंत्री पद नहीं भी बता पाते हैं तो आप केवल नाम भी बताएंगे तो भी इनाम मिलेगा। तो चलिए पहचानिए। गूगल नहीं करना है, फोन हाथ में होगा, गूगल नहीं करेंगे कि हम गूगल से पूछ के बताएंगे। किसी को पता है? हाथ उठाएंगे। पता है आपको? माइक दीजिए उनको।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। नहीं नहीं, गलत है आपका नाम। आपका उत्तर गलत है। और कोई? आप बता। इनको फोन दीजिए, इनको माइक दीजिए। नहीं नहीं। विवेक कुमार जायसवाल, क्लास 10 में पढ़ते हैं। ठीक है ठीक है, इनको गिफ्ट दीजिए, मैं इनका उत्तर बताता हूं आपको। ये श्री मनसुख मांडविया जी हैं। ये मंत्री पद में श्रम और रोजगार मंत्री, मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में है, तथा युवा मामले और खेल मंत्री भी हैं। चर्चा का बिंदु क्या है इनके ऊपर? इन्हें अक्सर लोग स्वास्थ्य मंत्री समझते हैं। इन्हें अक्सर लोग स्वास्थ्य मंत्री समझ लेते हैं क्योंकि ये पहले स्वास्थ्य मंत्री ही थे, लेकिन वर्तमान में ये देश के खेल मंत्री हैं। तो ये मनसुख मांडविया जी थे। क्या एक और क्वेश्चन पूछ के फिर मैं अपनी प्रतियोगिता शुरू करूं? एक और क्वेश्चन पूछा जाए। हम 150 साल आर्य समाज की स्थापना के 150 साल मना रहे हैं, तो एक प्रश्न ऋषि के जीवन से पूछ लूं? एक प्रश्न ऋषि के जीवन से पूछूं? आपने पढ़ के आया है और सारे लोग ऋषि के जीवन को पढ़े हैं और आर्य समाज से भी जुड़े हैं। कठिन प्रश्न है, आप कोशिश करिए, एक बार दिखाइए भाई, एक प्रश्न दिखाइए। इसमें शायद उत्तर बहुत पढ़े होंगे तो ही बता पाएंगे, वरना मुश्किल है। फिर भी कोशिश करिए। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 16 नवंबर 1869 को काशी वाराणसी के 27 दिग्गज विद्वानों के साथ एक ऐतिहासिक शास्त्रार्थ किया था। यह शास्त्रार्थ मुख्य रूप से किस विषय पर था और इसका आयोजन किसने करवाया था? काशी शास्त्रार्थ आप लोगों ने बहुत सुना है कि काशी शास्त्रार्थ स्वामी जी के। आप कोशिश करिए कि वो विषय क्या था और किन्होंने करवाया था। अगर किसी को भी पता हो तो वो हाथ उठाएं। किसी को नहीं पता है? नहीं, निर्णायक मंडली शामिल नहीं है, आप उनसे मत पूछिए। वही जो टीम, हमारी जो टीम है जिन्होंने क्वेश्चन बनाया, उसी से पूछेंगे तो उत्तर दे देंगे, तो इसलिए नहीं, उनको नहीं करना है। और किसी को नहीं पता है? प्रश्न बदला जाए, आप बताएंगे। ये क्या मूर्ति पूजा वेदों पर आधारित है अथवा नहीं? इसी बात पर टिकी, क्या वेद में मूर्ति पूजा है या नहीं है? हाँ, ये विषय था और इस विषय पे हमने बार बार सुना है। एक दूसरा प्रश्न है इसके साथ, अभी आपका उत्तर पूरा नहीं हुआ है। प्रश्न तो ठीक है कि क्या वेदों में मूर्ति पूजा वेदों में है या नहीं। स्वामी जी अकेले थे और दूसरे तरफ 27 विद्वान थे। उसमें वहाँ के जो राजा थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने ही करवाया था शायद। हाँ ठीक है, उत्तर आपने लगभग सही दिया। राजा का नाम नहीं याद है, कोई बात नहीं, मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ। उत्तर सही है, उन्हें एक उपहार दिया जाए। हमारे बीच राजू सरकार जी हैं, कृपया आगे आके बैठ जाएं। तो उत्तर आपके सामने है। अच्छा, ये मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल पा रहा था, अब नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि अब हमारे जो सामने बैठे हैं वो आर्य समाज के इंसाइक्लोपीडिया हैं। एक एक डेट और एक एक चीज का इन्होंने ऐसे याद रखा है, आचार्य जी ने ऐसे याद रखा है। जब उनके प्रवचन आप सुनेंगे आगे के दिनों में तो आपको समझ में आएगा। मैंने जो शब्द कहा है कि वो आर्य समाज के इंसाइक्लोपीडिया हैं। आचार्य ज्वलन जी हमारे बीच में, मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। और ये हमारे निर्णायक मंडली के प्रथम निर्णायक थे। तो ये विषय था कि मूर्ति पूजा वेदों में है या नहीं। काशी शास्त्रार्थ में यही विषय था और आयोजन काशी नरेश ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह ने करवाया था। तो आपका ये प्रश्न छोटा छोटा हमने प्रश्न पूछा। अब लगभग हमारी टीम पूरी आ चुकी है।
मैं औपचारिक तरीके से इस प्रतियोगिता को शुरू करने के लिए अपने निर्णायक मंडली से अनुरोध करता हूं कि वो मुझे निर्देश करें कि मैं प्रतियोगिता शुरू करूं। सबसे पहले भाई योगेश जी पीछे बैठे, कृपया करके सामने बढ़ जाएं। आइए आइए आगे। प्रारंभ किया जाए। जी, एक मंत्र है, ऋषि का प्यारा मंत्र है, और उस मंत्र के साथ हम इस प्रतियोगिता को शुरू करेंगे। अनुरोध है जिन जिन लोगों को ये मंत्र याद हो वे साथ में कोशिश करेंगे पढ़ने का, और फिर उसके बाद हम अपनी प्रतियोगिता को शुरू करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। सभी का धन्यवाद। क्रांति की धरा, चेतना की भूमि और महापुरुषों की जननी कोलकाता को मेरा सादर नमन है। मैं कोलकाता में रहता हूं, और आप जो बाहर से आए हैं, आज कोलकाता में कोलकाता के साथ ऋषि का क्या संबंध है, ये भी विषय सुनने को मिलेगा। आर्य समाज स्थापना के 150 स्वर्णिम वर्ष के इस महाकुंभ में उपस्थित सभी आर्यजनों, विद्वानों, युवा शक्ति को मेरा सादर नमस्ते। अब हम अपने कार्यक्रम में आगे की ओर बढ़ेंगे। कल हमने इस महोत्सव के भव्य आगाज देखा था, और आज इस दूसरे दिन की संध्या और भी विशेष है। आज की शाम केवल शब्दों की नहीं बल्कि उन विचारों की है जो ऋषि दयानंद ने हमें विरासत में दिए थे। आज यहाँ भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से हम देखेंगे कि ऋषि का मशाल आज की युवा पीढ़ी के हाथों में कितनी सुरक्षित और प्रखर है। हमारे निर्णायक मंडली में 3 निर्णायक हैं, मैं उनका परिचय दे देता हूं। वैसे तो वो आर्य जगत के बड़े विद्वान हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं एक केवल आपसे परिचय हो जाए इसलिए एक नाम केवल बना देता हूं। हमारे प्रथम निर्णायक आचार्य ज्वलन कुमार शास्त्री जी हैं। मैं चाहूंगा कि सभी उनका जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हमारे दूसरे निर्णायक प्रोफेसर विनय जी हैं, जो उत्तराखंड से आए हैं, और मैं चाहूंगा उनके लिए भी आप जोरदार तालियां बजाएं। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, लगना चाहिए कि हम आज ऋषि ने जो मशाल जलाई है 150 वर्ष पहले, और आज हम उसको सुरक्षित रख पाए हैं, तो आप सब उत्साह के साथ बैठेंगे। ये 2-2.5 घंटे हम प्रतियोगिता का पूरा आनंद लेंगे। हमारे तीसरे निर्णायक आर्य समाज बड़ा बाजार के प्रधान श्री आनंद देव जी हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। फिर आगे चलते हैं। प्रतियोगिता में हमने 2 वर्ग बनाए हैं, एक जूनियर और एक सीनियर। तो पहले और लेट नहीं करूंगा, आप सब इंतजार कर रहे हैं कि कौन कितना अच्छा बोलता है। आपके पास निर्णायकों के पास पूरी सूची है। कुछ बच्चे अनुपस्थित हैं, तो मैं जिन बच्चों का नाम लूंगा और विषय ये बोलेंगे, और ये कैसे अंक देना है ये भी हम बताएं कि 5 नंबर तो पहले उच्चारण पे हैं, कि आपने जो स्क्रिप्ट लिखी है उसका पढ़ा है या तैयार किया है, उसका आप उच्चारण कितना अच्छा करते हैं। दूसरा 5 नंबर है कि आपकी भाषा कितनी अच्छी है और कितनी आपकी भाषा पे पकड़ है। और तीसरा जो बिंदु है वो है प्रतिपादन। आप अपने विषय का कितने अच्छे से प्रतिपादन करते हैं, कितने अच्छे से प्रस्तुति करते हैं, ये 10 नंबर का है। 20 नंबर का कुल अंक योग है। तो जब आप अपने भाषण शुरू करें तो उस पर ये ध्यान दें कि ये तीनों विषय आपको ध्यान में रखने हैं। केवल भाषण नहीं देना है। और जो जूनियर ग्रुप्स है उनके लिए हमें समय निर्धारण किया है 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर ही आपको अपनी भाषण पूरी करनी पड़ेगी। तो पहला नाम मैं बुलाना चाहता हूं। क्या बच्चे तैयार हैं? बोले
हाँ, बच्चे तैयार हैं। इतना उदास नहीं रहना है, प्रतियोगिता में बहुत उत्साह के साथ बैठना है, सो नहीं जाना है। तो मैं पहले नंबर पे कनिष्का राज जो आर कन्या महाविद्यालय की है, कक्षा 8 की छात्रा है, मैं उन्हें बुलाना चाहता हूं, वे मंच पर आए। सभी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। कनिष्का राज। आचार्य जी, ये एक चीज ये बताइए, बच्चे पूछ रहे हैं कि 5 मिनट का समय है, अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है या आप कंसीडर कर लेंगे? प्रतियोगिता का जो नियम 1 मिनट प्रतियोगिता नियम आपने बताया है कि नहीं जी। तो उसमें ये सम्मिलित है, अगर 5 मिनट अधिकतम रखा है तो 4 मिनट पर आप 1 घंटी बजाएं जी। 1 मिनट उसको है जिसमें वो उसको समाप्त कर देना है। हाँ, तो 5 मिनट के ऊपर नहीं जाना है, 5 मिनट के ऊपर जाएंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। डिस्क्वालीफाई भी नहीं होंगे, हाँ। कुछ पॉइंट्स कट जाएंगे। हाँ, मतलब वही कि आप लेकिन ये 4 वाली घंटी जरूर रखिए, जिससे कि बच्चा 4 पर तभी प्रतिभागी ध्यान दें जिनको 5 मिनट समय दिया गया है। 4 मिनट पर पहली घंटी बजेगी, जिस पर आप अपनी बात को समाप्त करते आए, और 5 मिनट पर वो लंबी घंटी बज जाएगी। देखिए, पहले वक्ता के ऊपर बड़ा भार होता है, वो डरा हुआ रहता है कि पता नहीं क्या क्या होगा। तो आप लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, डरना बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसे समझिए कि जैसे आप घर में रहते हैं, सबके सामने आपके गार्जियंस हैं और कुछ भी नहीं है। तो मैं पहले इनका परिचय, ये छात्रा है, ये आर कन्या महाविद्यालय की है, कक्षा 8 की छात्रा है और ये इनका नाम कनिष्का राज है। अब ये अपने भाषण शुरू करेंगे। आर्य समाज की ऐतिहासिक महत्व एवं उपयोगिता। आर्य समाज शिक्षा, समाज सुधार एवं राष्ट्रीयता का आंदोलन था। भारत के 85% स्वतंत्रता सेनानी आर्य समाज से जुड़े हुए थे। स्वदेशी आंदोलन के मूल सूत्रधार आर्य समाज ही है। आर्य समाज ने भारतीयों में आत्मविश्वास और राष्ट्रवाद की भावना को भरी। लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल एवं स्वामी श्रद्धानंद जैसे अनेक क्रांतिकारी और नेता आर्य समाज से प्रेरित थे। हिंदू समाज जो लगातार अपने धर्म और मान्यता पर हो रहे प्रहार से टूट रहे थे, भटकाव का शिकार हो रहे थे, उस समय एक ऐसे सूर्य का उदय हुआ जिन्होंने न केवल उन्हें सहारा दिया बल्कि उनकी गलतियों पर उन्हें फटकारा भी। समाज सुधारक कहलाना या होना आसान नहीं होता। इसके लिए खरी खरी कहना और सत्य का दामन बिना धरे थामे रहना होता है। सभी अपनी पसंद अनुसार वार्ता को सुनकर प्रतिक्रिया देता है, जिसमें प्रसन्नता और अप्रसन्नता दोनों होती है, परंतु इसका कोई प्रभाव एक समाज के सच्चे सेवक को नहीं होता है। वह अपने लक्ष्य की ओर निरंतर गतिमान रहता है। धुन के पक्के स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में औदिच्य ब्राह्मण के घर में हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा एक ब्राह्मण के अनुकूल ही हुआ। वे इतने मेधावी थे कि उन्होंने ज्ञान के प्रति उनकी भूख ने उन्हें घर छोड़कर सन्यासी बना दिया। वे इतने मेधावी थे कि उन्होंने 14 वर्ष की आयु में ही यजुर्वेद संहिता को कंठस्थ कर लिया। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज में वेदों की सर्वोच्चता, मूर्ति पूजा विरोध और एकेश्वरवाद के प्रचार से हिंदू समाज में अभूतपूर्व सामाजिक और धार्मिक सुधार किए थे। उनके द्वारा स्थापित शिक्षा संस्थाएं, डीएवी कॉलेज, महिला सशक्तिकरण, जातिभेद उन्मूलन एवं शुद्धि आंदोलन के माध्यम से इन्होंने समाज में राष्ट्रीय चेतना और आत्मविश्वास को जगाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। शुद्धि आंदोलन एक समय में धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक बड़ा कदम था, जिसे आर्य समाज ने धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों के लिए चलाया था, जिससे धर्म परिवर्तन कर चुके लोग पुनः हिंदू बने थे। नारी की दशा देश में भ्रमण करते हुए महर्षि ने देखा था। उस दिशा से ऊपर उठने के लिए स्त्री शिक्षा, स्त्री की विवाह का उम्र एवं समाज में सक्रियता के विषय में लिखा ही नहीं, अपितु उनके भाषणों में उन्होंने इस विषय पर पर्याप्त प्रवचन भी दिए। वैदिक साहित्य के अनुसार नारी ब्रह्मवादिनी है, देवी है, नेत्री है, विदुषी है। वेदों के प्रमाणों और तर्क के आधार पर उन्होंने
नारी और पुरुष में समानता का उद्घोष किया। नारी और पुरुष जो है वो समान है। उनका कथन था कि ईश्वर के समीप स्त्री और पुरुष दोनों ही बराबर है, कारण ईश्वर न्यायकारी है। वर्तमान भारत एवं विदेशों में नमस्ते शब्द का प्रयोग का प्रचलन है, परंतु एक समय में इसका प्रचलन नहीं था। उस समय आर्य समाजियों ने एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए यह तरीका अपनाया, अब जो भारतीयों की पहचान बन चुका है। आर्य समाज के शिक्षा संस्थाएं वेद विचार और यज्ञ हवन के माध्यम से हमारी भारतीय संस्कृति को संरक्षित कर रहे हैं। अनाथालयों और विधवा गृहों और आपदा राहत के माध्यम से मानवीय सेवा के कार्यों में भी अग्रणी है। जातिवाद और रूढ़िवादिता के विरुद्ध आज के आधुनिक दौर में भी सभी अपनी समतामूलक और तर्क संगत समाज का निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। धन्यवाद। अभी तो यह शुरुआत है। पहले वक्ता ने मंच को एक नई ऊंचाई दी है और जिस प्रकार से इन्होंने अपनी प्रखर वाणी में सिद्धांतों को बताया, ऋषि के जीवन को बताया, मैं चाहूंगा कि इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दूसरे प्रतिभागी, इसका नाम है हंसिका दत्ता गुप्ता, ये बालिका शिक्षा सदन से क्लास 7 की छात्रा है। मैं बुलाना चाहूंगा वो आए और जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। नहीं, वो एब्सेंट हो गए हैं सर जी, तो मैं बताता चलूंगा आपको नाम। ये क्रम संख्या 4 पे हैं। तो हो सकता है मेरे से आगे पीछे हो गया, तो 3, अच्छा हाँ 3 पे होगा। मंच पर आने से पहले अगर कोई बच्चे जूता पहन रखे हैं तो वो अपना जूता नीचे ही उतारेंगे। हंसिका दत्ता गुप्ता, बालिका शिक्षा सदन क्लास 7। आ जाओ, सामने आ जाओ, डरना नहीं है, आराम से बताओ, बढ़ो। शुभ संध्या। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित गुरुजन और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं हंसिका दत्ता गुप्ता, बालिका शिक्षा सदन के 7वीं श्रेणी से आर्य समाज के ऐतिहासिक महत्व और उसके योगदान पर संक्षेप में अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। 19वीं शताब्दी में जब भारतीय समाज अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियों और विदेशी शासन से पीड़ित था, तब स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। उनका संदेश था वेदों की ओर लौटो। उन्होंने तर्क, सत्य और नैतिकता पर आधारित धर्म की बात कही। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 10 अप्रैल 1875 में मई में स्वामी विजयानंद सरस्वती जी के प्रेरणा से की थी। आर्य समाज ने सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत और जातिगत भेदभाव का विरोध किया। इसने नारी शिक्षा और विधवा पुनः विवाह का समर्थन कर समाज में एक नई चेतना जगाई। ये भी शिक्षण संस्थानों से समाज को एक नई चेतना जगाई। इसने लोगों में स्वाभिमान, स्वदेशी और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत किया। अतः अंत में यह कहा जा सकता है कि आर्य समाज केवल एक धार्मिक संस्था नहीं, बल्कि यह
एक सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय जागरण का एक सशक्त आंदोलन है जिसके आदर्श आज भी है। धन्यवाद। जय हिंद। अंशिका दत्त गुप्ता बालिका शिक्षा सदन से अपने विचार रख रहे थे। और इतने छोटे छोटे बच्चे, इतना प्यारा आवाज है, ये इतने प्यार से, इतना इनोसेंस है, और ये ऋषि को पढ़कर आए हैं, तैयारी करके आए हैं। आप लोग तालियां बजाते रहे, अगर नहीं बजाएंगे तो बच्चे हताश हो जाते हैं। लगना चाहिए कि हाँ उनका प्रोत्साहन हो रहा है। वेदों की ओर लौटो, ये पैगाम पुराना है। ऋषि के बताए रास्ते पर अब दुनिया को लाना है। मेरी भी बात अच्छी लगी तो ताली बजा ही सकते हैं। महर्षि दयानंद पहले दिन के सत्र में आचार्य ज्वलन जी चर्चा कर रहे थे, और बहुत गहराई से इन्होंने चर्चा की थी महर्षि दयानंद और देवेंद्र नाथ ठाकुर जी का, कि उन्होंने कैसे मिले और मिलने के बाद क्या क्या कैसे कैसे हुआ। उन्होंने उनको अपना पूरा जीवन चरित्र लिखा। तो ये देवेंद्र नाथ ठाकुर का मिलन इसी शहर की मिट्टी ने देखा है। ऐसा एक वाक्य बोलने से कि लगता है कि हम ऋषि केवल एक क्षेत्र के नहीं थे, ऋषि केवल गुजरात के नहीं थे, तो ये ऋषि ने पूरे भारत को जोड़ने का जो काम किया है, उसमें एक कड़ी उन्होंने कैसे बंगाल को जोड़ा, ये उस दिन हमने सुना था, और विस्तार से आप आगे भी सुनते रहेंगे। अब मैं अपने अगले वक्ता को बुलाना चाहूंगा। ये आपके क्रम में सबसे अंतिम होंगे, आरिबा इलियास। मैं आगे पीछे बुलाऊंगा तो आप उसको देख लेंगे जरा। ये आरिबा इलियास है, सेठ सूरजमल जालान बालिका विद्यालय कक्षा 8 की छात्रा हैं। आप ये अपने विचार रखिएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और मेरे गुरुजन और मेरे प्यारे साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं अरीबा इलियास, सेठ सूरजमल जलान बालिका विद्यालय से आप सभी के सामने आर्य समाज के महत्व और उपयोगिता पर अपने विचार रखने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने स्पष्ट कहा, वेदों की ओर लौटो। लेकिन इसका अर्थ केवल ग्रंथों को पढ़ना नहीं था, बल्कि वेदों में निहित सत्य, ज्ञान, तर्क और मानवता को अपनाना भी था। उन्होंने यह स्पष्ट किया, भगवान ईश्वर जैसे एक होता है, निराकर होता है और वह सभी मनुष्यों के लिए समान है। यदि ईश्वर सबका एक है तो फिर मनुष्य भेद क्यों? यह प्रश्न उस समय समाज के लिए किसी बिजली के झटके से कम नहीं था। आर्य समाज ने जाति व्यवस्था और सामाजिक प्रथमा को अपनाते हुए कहा कि ईश्वर जैसे एक होता है और जाति व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे सामाजिक बुराइयों पर उन्होंने सीधा प्रहार किया। उस पर इसने समाज से पूछा, क्या किसी मनुष्य का मूल्य उसके जन्म से तय होता है या उसके मूल्य से? आर्य समाज ने उत्तर में कहा कि किसी मनुष्य का मूल्य उसकी कर्म से होती है, ना कि उसकी जाति से। यह विचार आज भी उतना ही सशक्त है जितना कि उस समय था। यदि हम नारी की स्थिति की बात करें तो उस युग में स्त्री को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उन्हें कमजोर समझा जाता था। ऐसे समय में आर्य समाज ने साहसिक प्रश्न उठाया, क्या स्त्री समाज में बोझ है या उसकी शक्ति? आर्य समाज ने नारी सम्मान, नारी शिक्षा, विधवा विवाह का समर्थन किया था। उन्होंने समाज को यह समझाया कि जिस समाज में नारी को अपमानित माना जाता है, वह समाज कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद अरीबा इलियास जी का। इन्होंने जो बात कही, ये स्वामी जी 150 साल पहले इन बातों को कह के गए, लेकिन आज भी आप देखेंगे कि ये कुरीति पूरी तरह से मिटी नहीं है। तो चर्चा ये है कि केवल हम यह नहीं कहना चाहते कि बस यहां भाषण किया, प्रवचन हुए, अगर कोई बात समझ में आती है और वो जीवन में नहीं उतरती है तो वो समझा ही नहीं है। इसलिए ऋषि ने 150 साल पहले कहा था कि नारी को पढ़ने का अधिकार है, वेद पढ़ने का अधिकार है, लेकिन अभी भी कुछ तथाकथित विद्वान कहते हैं कि नारी को गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है। तो आप ऋषि का धन्यवाद दें कि उन्होंने ये अधिकार दिया है आपको कि आप वेद पढ़े, गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं। और कोई पूछे कभी कि किसने अधिकार दिया तो शान से कहना कि ऋषि दयानंद ने अधिकार दिया है। अब मैं अपने अगले वक्ता के लिए बुलाना चाहूंगा गुरुकुल वैदिक आर्य कन्या गुरुकुल धर्म प्रभा जी, धर्म प्रभा आर्या वैदिक आर्य कन्या गुरुकुल की छात्रा हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो जल्दी हैं। पवन जी अन्यथा न लें, अभी केवल प्रतियोगियों को बुलाते जाइए। प्रतियोगी के बाद कोई टिप्पणी नहीं करिए। जी जी, आपको जो बोलना है उसके बाद बोलिए, ठीक है? केवल प्रतियोगी के बाद तुरंत प्रतियोगी। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी विद्वान गणों और मातृशक्ति पितृशक्ति को मेरा नमन। आज मैं ऐतिहासिक महत्व पर कुछ प्रवचन सुनाने जा रही हूँ। आर्य समाज को समझने के लिए सबसे पहले उस समय को समझना आवश्यक है जिसमें इसकी आवश्यकता पड़ी है। वह कोई भी आंदोलन यहाँ अचानक नहीं उपयोगित होता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। आधुनिक भारत के इतिहास में एक क्रांतिकारी आंदोलन रहा है। इसका महत्व केवल धार्मिक सुधारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने समाज, शिक्षा और राजनीति को भी गहराई से प्रभावित किया है। ऐतिहासिक महत्व, धार्मिक पुनर्जागरण, इसने वेदों की ओर लौटा, बैक टू द विदेश का नारा दिया और मूर्ति पूजा, अंधविश्वास तथा कर्म कांडों का विरोध कर एकेश्वरवाद पर जोर दिया। भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, आर्य समाज ने स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया और भारतीयों में आत्मविश्वास भरकर स्वतंत्रता संग्राम वैचारिक नींव रखी। लाला लाजपत राय और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी इसी विचारधारा में प्रेरित थे। संस्कृति अस्मिता, इसने पश्चात संस्कृति के अंधानुकरण को रोककर भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा के गौरव को पुनः स्थापित किया। शिक्षा का पश्चात आर्य समाज ने DAV दयानंद इंग्लैंड वैदिक स्कूलों और गुरुकुलों का विशाल नेटवर्क खड़ा किया, जो आज भी आधुनिक और पारंपरिक शिक्षा का मिशन प्रदान कर रहे हैं। सामाजिक कुरीतियों का अंत, इसने जातिवाद, छुआछूत, बाल्य विवाह और सती प्रथा जैसे बुराइयों के संग खड़ा संघर्ष किया। स्त्री सशक्तिकरण, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना और विधवा विवाह का समर्थन करना इसकी प्रमुख उपलब्धियां रही है। जैसे महिलाओं के सामाजिक स्तर पर सुधार हुआ। शुद्धि आंदोलन, धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को पुनः अपने मूल्य धर्म में लौटने का अवसर प्रदान कर सामाजिक एकता को बल दिया। आप आर्य समाज के किन्हीं विशिष्ट शिक्षणों में संस्थानों जैसे DAV है, इसने 10 मुख्य नियमों के बारे में अधिक विस्तार से जानना चाहेंगे। नमस्ते।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमने इस प्रतियोगिता में केवल प्रतियोगिता में छोटे छोटे बच्चों को नहीं जोड़ा है, मैंने कोशिश की है कि सब लोग जुड़ पाएं। हमने 5 प्रतियोगियों को सुन लिया है। अब फिर से क्वेश्चन आंसर राउंड है, सब अपने जाग जाएं, अपने बुद्धि का मंथन लगाएं। 2 प्रश्न आएंगे, जो सही उत्तर देगा उसे हमारे युवा साथी वहीं पहुंच के एक छोटा सा उपहार देंगे। तो मैं अपनी टीम से कहूंगा कि वो प्रश्न दिखाएं। युवा साथी आ जाएं साथ में। वो रख लीजिए आप, एक माइक है और। प्रश्न है कि चतुर्गणना यानी मेंटल मैथ, यदि आप 1 से लेकर 100 तक के सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, जैसे 1 + 2 + 3 ऐसे 100 तक जोड़े, तो कुल योग क्या होगा? किसी को पता हो तो हाथ उठाए कि 1 से लेकर अगर हम 100 संख्याओं तक जोड़ेंगे तो कुल योग क्या होगा? वो उत्तर दे चुके हैं एक बार, फिर भी ले जाइए, एक ही बच्चा है और उत्तर कोई नहीं दिया। इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2, so 1 0 1 0 0 divided by 2, so 5 and 0. नहीं, गलत हो गया। ठीक है, फॉर्मूला इन्होंने सही बताया, उनको गणना करने में दिक्कत हो रही है। इन्होंने कहा कि इस नंबर कोई भी आप नेचुरल नंबर को अगर जोड़ते हैं तो उसका फॉर्मूला है n × n + 1/2। बहुत अच्छे, बहुत तालियां बजाएं इनके लिए। इसका एक सरल तरीका भी है, मैं आपको जोड़ना चाहता हूं कि इस 5050 इसका करेक्ट आंसर है। और मैं इसको एक तरीके से, मैं भी तो मैथ्स का टीचर हूं तो इसलिए मैं इसको सरल तरीके से बताता हूं। जब आप कभी भी नेचुरल नंबर्स को लिखते हैं तो इसमें जोड़े बनते हैं, आखिरी वाला और पहला वाला। 100 नंबर और 1, 100 को 1 से जोड़ेंगे तो 101 जोड़ा बनेगा, फिर 99 को 2 से जोड़ेंगे तो 101 बनेगा, फिर 98 को 3 से जोड़ेंगे तो 101 बनेगा। तो 101 के कितने जोड़े बन जाएंगे? जितना नंबर होगा उसका आधा। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं। बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न दिखाया जाए। ये एक सीरीज है और ये पैटर्न फॉलो कर रही है 1, 4, 9, 16, 25 और 36। अब अगली संख्या क्या होगी और कारण आपको बताने का। इधर ले जाइए, एक बच्चा है, 2 बच्चे, एक बच्चा हाथ उठाए पहले उसको। अच्छा हम देख नहीं पाए, कोई बात नहीं, आप दूसरे प्रश्न का उत्तर दे। ठीक है, बताइए। 49। कह रहे हैं 49, कारण? सभी संख्याओं के बीच में पहले 3 का फर्क है, फिर 5 का फर्क है, फिर 7 का फर्क है, फिर 9 का फर्क है, फिर 11 का फर्क है और अंतिम में 13 का फर्क होगा। नहीं, गलत, कारण गलत है आपका। दूसरे बच्चे को नहीं, आप नहीं, इधर दौड़ी पड़ी, इधर दीजिए राजीव भाई, इधर दीजिए। ये 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर्स है, तो 6 का स्क्वायर 36, उसके बाद 7 का। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सही उत्तर दिया इन्होंने कि ये सारे वर्ग लिखे जा रहे हैं। 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है। आप उत्तर दिखाएं। 1 का, ये सब तो स्क्वायर्स लिखे जा रहे थे, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का। ठीक है, हम इस सत्र को यही खत्म करेंगे, अब अगले प्रतियोगी को बुलाएंगे। तो आप तैयार हो जाइए। अगले प्रतिभागी के लिए मैं अंकित राय जी को बुलाना चाहूंगा, वो आए और अपनी बात, अपनी अंकित राय।
आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम अंकित राय है। मैं मेरा स्कूल का नाम रघुवर आर्य विद्यालय, मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। आज मैं आर्य समाज के ऊपर अपना विचार रखना चाहता हूँ। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया। इनका मूल्य स्रोत था लड़की लोग को पढ़ाना और बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करना। इन्होंने बहुत जगह कॉलेज और विद्यालय खोले। इन्होंने बोला कि आर्य सबका अर्थ ही होता है श्रेष्ठ और उत्तम विचार का इंसान। इन्होंने विधवा विवाह शुरू किया। इन्होंने कहा कि विधवा विवाह होना चाहिए और इन्होंने टीका दहेज भी बंद कराया और इन्होंने सती प्रथा को भी बंद कराया कि एक लड़की का पति मर जाए तो उस पत्नी को भी उस अग्नि में ना झोंके। उस पत्नी को अगर छोड़ दे तो वो आगे जाकर दूसरी रानी पझिरी बन सकती है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका मतलब होता है पापनाशक और सुख स्वरूप दुख नाशक। यह बताता है कि मेरे बुद्धि को एक सही रास्ते पर लेके जाओ। धन्यवाद। जोरदार तालियां ये हमारे बीच से अंकित राय। अब मैं अगले वक्ता के रूप में अंशु सोनकर जी को बुलाना चाहूंगा कि वो आए अपने विचार रखें। अंशु सोनकर माहेश्वरी विद्यालय के छात्र हैं, कक्षा 8 के छात्र हैं। ये आपके सीरियल नंबर पे 6 नंबर पे हैं। आर्य समाज का गौरवशाली दर्शन और उनकी मान्यताएं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विद्वान निर्णायक मंडल, ज्ञान पिपासु श्रोतागण और मेरे देश के भावी कर्णधारों, आज हम उस वैचारिक क्रांति के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने हमारे देश के भारतीय उपमहाद्वीपों की आत्मा को एक बार फिर से जीवित कर दिया। यह जो पुस्तक है आर्य समाज की मान्यता है, यह केवल कागज के कुछ पन्ने ही नहीं, यह उस सत्य का प्रकाश है जिसने सदियों के अंधेरे को चीर दिया। विद्वान गजानंद आर्य जी ने इस पुस्तक में कई स्वर्णिम सिद्धांतों को संकलित किया है जिसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हमें विरासत में दिया था। आइए अब हम आर्य समाज की कुछ प्रमुख मान्यताओं पर विस्तार से दृष्टि डालते हैं जो मानव मात्र के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। ईश्वर का स्वरूप और एक ईश्वरवाद। आर्य समाज की सबसे प्रमुख मान्यता यह है कि ईश्वर एक है। वह सच्चिदानंद, निराकारी, सर्वशक्तिमान और न्यायकारी है। वह न कभी जन्म लेता है और न कभी मरता है। हम उस ईश्वर की उपासना करते हैं जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, न कि किसी एक विशिष्ट स्थान या मूर्ति में। वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं, कर्म से। आर्य समाज की सबसे प्रमुख मान्यता यह है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जाति लेकर पैदा नहीं होता। कोई भी व्यक्ति अपने गुणों, कर्मों और स्वभाव की वजह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र बनता है। जाति को लेकर छुआछूत का विरोध करना हमारा परम धर्म है। मेरे राष्ट्र के गौरवशाली बंधुओं, एक बार महर्षि दयानंद सरस्वती जी बिल्कुल शांत भाव से बैठे थे। उनके पास चारों वेद सुशोभित थे, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यह दृश्य आइए अब हम संकल्प लेते हैं कि आर्य समाज की इन मान्यताओं को केवल हम पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि अपने जीवन के आचरण में उतारेंगे। मैं आपसे विदा लेने का सादर निवेदन करता हूँ। कृणवंतो विश्वमार्यम।
संपूर्ण विश्व को श्रेष्ठ बनाया। इति ओम। जय हिंद, जय भारत। आपके सामने अभी अंशु सोनकर जी थे। मैं अगले वक्ता के रूप में कृष्णा शर्मा जी को बुलाना चाहूंगा, वो आए। ये बालकृष्ण विठल विद्यालय के छात्र हैं। कृष्णा शर्मा 5वें पे होंगे शायद। मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम कृष्णा शर्मा है। मैं श्री बालकृष्ण विठलनाथ विद्यालय का छात्र हूँ। आज मैं यहाँ पर आर्य समाज की इतिहास और इसकी उपयोगिता प्रस्तुत करना चाहूँगा। एक समय ऐसा था जब भारत में अंधविश्वास, बाल विवाह, छुआछूत और मूर्ति पूजन जैसे धार्मिक सामाजिक बुराइयां से ग्रस्त था। यह धर्म के नाम पर अनेक प्रथाएं और नियम चलन में थी। तब आया भारतीय समाज का पुनर्विवरण और सामाजिक आंदोलन आर्य समाज। भारतीय समाज के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला आर्य समाज। आर्य समाज का इतिहास भारतीय समाज के पुनः जागरण और सुधार में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। आर्य समाज आज केवल सिर्फ एक ऐतिहासिक आंदोलन नहीं, बल्कि एक जीवंत वैश्विक संस्था है। यह धार्मिक और सामाजिक आंदोलन है इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य संसार का उपकार करना है और स्वामी दयानंद ने वैदिक धर्म का अध्ययन किया और इसकी स्थापना की। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजामहे। इसका अर्थ है कि भगवान जब धरती पे पाप कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है तो भगवान अवतार लेके जन्म लेते हैं। उस समय के भगवान अवतार थे स्वामी दयानंद सरस्वती, जो भगवान के अवतार लेकर धरती में जन्म लिए थे और पाप को मिटाए थे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में बालिका शिक्षा सदन पारमिता सिंह को बुलाना चाहूंगा, वो आए। जूनियर ग्रुप में केवल एक छात्र रह गए हैं और शौर्या मिश्रा वो अगला नंबर उनका है और वो तैयार रहेंगे इसके बाद। ये परिणीता सिंह है, वो मिस्टेक है थोड़ा स्पेलिंग पढ़ने में दिक्कत। एक का नाम प्रणीता है, प्रणीता सिंह है, ठीक है, वो हम ठीक कर लेंगे। ठीक है, आप सुनो। हाँ। शुभ संध्या। आदरणीय निर्णायक मंडल, माननीय श्रोतागण और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं बालिका शिक्षा सदन विद्यालय से कक्षा 8वीं की छात्रा प्रणीता सिंह आप सभी के समक्ष जिस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ वह है आर्य समाज, ऐतिहासिक महत्व एवं उपयोगिता। किसी भी समाज की पहचान उसके विचारों से होती है और किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके सुधार आंदोलनों से। भारतीय इतिहास में ऐसे ही एक महान सुधार आंदोलन के रूप में आर्य समाज का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। उस समय भारतीय समाज अंधविश्वास, रूढ़ियों, जातिवाद और सामाजिक कुरीतियों में जकड़ा हुआ था। ऐसे कठिन समय में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने हमारे समाज को नई दिशा देते हुए नारा दिया, वेदों की ओर लौटो, जिसका अर्थ था सत्य, ज्ञान और तर्क के मार्ग पर चलना। आर्य समाज का ऐतिहासिक महत्व अत्यंत व्यापक है। इस आंदोलन ने हमारे समाज में फैली अनेक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने छुआछूत, जाति भेद और अंधविश्वास का खुलकर विरोध किया।
आर्य समाज ने यह सिद्ध किया कि धर्म का अर्थ केवल परंपराओं का पालन करना नहीं, बल्कि सत्य, ज्ञान और मानवता की रक्षा करना है। आर्य समाज का योगदान केवल सामाजिक स्तर पर सीमित नहीं रहा। इन्होंने भारतीयों के मन में राष्ट्र चेतना और आत्मगौरव की भावना को जागृत किया। आर्य समाज ने हमें यह सिखाया कि गुलामी केवल राजनीतिक नहीं होती, बल्कि मानसिक भी होती है और इससे मुक्ति अत्यंत आवश्यक है। कई स्वतंत्रता सेनानी भी आर्य समाज के विचारों से प्रभावित थे। आर्य समाज ने हमारे समाज को कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए, जैसे सत्य बोलना, शिक्षा को प्राथमिकता देना, समानता में विश्वास रखना एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। आर्य समाज के द्वारा प्रदान किए गए सिद्धांतों ने हमारे समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य किया। आज जब समाज आधुनिकता की दौड़ में मानवीय मूल्यों को भूलता जा रहा है, तब आर्य समाज की उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। आज का युवा वर्ग भटकाव, दिखावे और गलत प्रभावों से घिरा हुआ है। ऐसे समय में आर्य समाज हमें अनुशासन, नैतिकता और सही दिशा प्रदान करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, स्वामी श्रद्धानंद जी, लाला लाजपत राय जी, महात्मा हंसराज जी, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी एवं स्वामी विवेकानंद जी जैसे महान व्यक्तियों ने आर्य समाज की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाया। आर्य समाज व्यक्ति को केवल शिक्षित नहीं, बल्कि संस्कारवान बनाने का प्रयास करता है। यह समाज में भाईचारे और सहिष्णुता की भावना को मजबूत करता है। एक स्वस्थ समाज ही एक मजबूत राष्ट्र की नींव होती है और आर्य समाज इस नींव को सशक्त बनाता है। आज के समय में जब भौतिक सुखों को ही सफलता का मापदंड माना जा रहा है, तब आर्य समाज हमें चरित्र, नैतिकता और मानवता का अर्थ समझाता है। आर्य समाज हमें यह सिखाता है कि मानवता का कल्याण उसी में है जहां वर्तमान को सुधारने और भविष्य को उज्जवल बनाने की प्रेरणा देता है। यदि हम आर्य समाज के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं, तो निश्चय ही हमारा समाज अधिक जागरूक एवं सशक्त बन सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जूनियर ग्रुप के अंतिम वक्ता के रूप में आपके सामने आएंगे शौर्या मिश्रा। ये श्री जैन विद्यालय क्लास 7 स्टूडेंट हैं और ये इस ग्रुप के अंतिम वक्ता हैं। नहीं होगा, देखिए 8 नंबर पे शौर्या मिश्रा, श्री जैन विद्यालय। आप अगर नहीं तो आप शौर्या मिश्रा। ग्रीष्मंतो विश्वआर्यम अर्थात पूरे विश्व का समृद्धि होना चाहिए। इसी महान उपयोगिता के हिसाब से स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 10 अप्रैल 1875 में आर्य समाज का निर्माण बंबई में किया। नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं शौर्या मिश्रा श्री जैन विद्यालय कक्षा 7वीं का विद्यार्थी हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष आर्य समाज के ऐतिहासिक महत्व और उसकी उपयोगिता पर अपने विचार रखने जा रहा हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म विक्रम संवत 1881 में टंकरा ग्राम मौरवी राज्य गुजरात प्रांत में हुआ। उनका बाल्यकाल का नाम मूलशंकर था। उनके पिताजी का नाम करसन जी तिवारी था। करसन जी तिवारी ग्राम की बड़ी प्रसिद्ध व्यक्ति थे। करसन जी तिवारी अपने कुल परंपरा के अनुसार वे एक कट्टर सिद्ध भक्त थे। बाल मूलशंकर की शिक्षा का प्रारंभ 5 वर्ष की आयु में किया गया और वे 14 वर्ष आयु उपरांत संस्कृत व्याकरण, अमर कोश, संपूर्ण यजुर्वेद और शिव भक्ति के योग स्त्रोत का स्मरण कर लिए। बालक मूलशंकर के जीवन का उद्देश्य तो कुछ और ही था, पर उनके जीवन में घटने वाली घटनाओं ने यह स्पष्ट। पहली घटना तब घटी जब बालक मूलशंकर केवल 14 वर्ष की आयु में थे। उस दिन शिवरात्रि के महाउत्सव पर उनके पिता ने उन्हें व्रत के लिए प्रेरित किया और उन्होंने व्रत भी रखा। पर व्रत के दौरान उन्होंने क्या देखा कि छोटे से बिल से एक छोटा सा चूहा निकलकर भगवान शिव की मूर्ति पर चढ़कर प्रसाद खाया। इस दृश्य ने उनके मन में यह प्रश्न उत्पन्न किया कि जो ईश्वर अपनी रक्षा एक छोटे से चूहा से नहीं कर सकता, वो हमारी रक्षा क्या ही करे।
दूसरी घटना यह है कि वो अपनी बहन और उसके बाद अपने चाचा तेजस हुई मृत्यु के कारण वे उन्हें गहरा आघात पहुंचा। वे इन मृत्यु को देखकर उनके मन में जीवन और मृत्यु के लिए जिज्ञासा जागी, जिसे वे केवल 21 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर किया। तीसरी घटना यह है कि वे अपने मथुरा में अपने अंधे गुरु स्वामी विद्यानंद जी से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनसे बोलते हैं कि आपके गुरु दक्षिणा कितनी? तो वो कहते हैं कि मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में संसार में फैले अंधविश्वासों को दूर करने और वेदों के लौटने का तुम वचन दो, और उन्होंने यह वचन भी दी। इन तीनों घटना से स्वामी दयानंद सरस्वती प्रेरित होकर आर्य समाज का निर्माण करते। आर्य समाज का ऐतिहासिक महत्व है राष्ट्रीय एकता। आर्य समाज में की संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज में पहले भारतीय थे जिन्होंने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया। आर्य समाज के संस्थापक ने ऐसा एक निर्माण किया जो कि पूरे भारत देश में प्रसिद्धि मिली। दूसरा, आर्य समाज ने स्वतंत्रता संग्राम में भी अहम भूमिका निभाई। आर्य समाज ने देश को लाला लाजपत राय जैसे क्रांतिकारी और नेता दी। अंग्रेज आर्य समाज को एक तरह से विद्रोही संस्था मानती थी। आर्य समाज के आज के जमाने में उपयोगिता यह है कि आर्य समाज आधुनिक युग में और वैदिक युग के लिए एक दैव यानी दयानंद एंजेलो वैदिक स्कूलों और कॉलेजों का स्थापित बड़ा नेटवर्क की है। आर्य समाज ने महिला सशक्तिकरण जैसे बाल विवाह, पर्दा प्रथा और सती प्रथा का कड़ा विरोध किया। उन्होंने स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह का जोरों शोरों से प्रचार किया। आर्य समाज एक ऐसा सोच है जो कि धार्मिक भी नहीं, वो सबके लिए एक समान है। अंत में मैं यही कहूंगा, मैं अपनी वाणी को कुछ पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूंगा। जब तक समाज में अन्याय ना खत्म होगा, ये युद्ध चलता रहेगा। विद्यानंद जी के वीर सपूतों का विजय रथ चलता रहेगा। धन्यवाद। जय जूनियर ग्रुप है, इसका सभी बच्चों का भाषण हो चुका है। अगर कोई देर से आया हो, कोई छूट गया हो, कोई ऐसा है जो देर से आया हो या जिसका ग्रुप में नाम दिया गया था लेकिन नहीं हो पाया, अगर कोई ऐसा है तो बताए। कोई नहीं ना? तो आचार्य जी, आप पहला वाला जो पृष्ठ है वो निकाल के राजीव ले लीजिए और वो दे दें हमारी टीम को। वो अपना जोड़कर वो गणना करेंगे। आप पहला पृष्ठ दे दें। जूनियर ग्रुप के खत्म होने के बाद मैं एक बार फिर से आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। शैली वही होगी, स्क्रीन पे दिखाया जाएगा और जिन्हें उत्तर मालूम होगा वो बताएंगे और हमारे युवा साथी वहां तक पहुंच के दिखाएंगे। तो दिखाएं। आपने अगर पढ़ा है तो इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आर्य समाज के नियम, आर्य समाज के 10 नियम पहली बार 1875 में मुंबई में बनाए गए थे, लेकिन 1877 में किस शहर के अधिवेशन में इन नियमों का अंतिम रूप, फाइनल फॉर्मेटिंग दिया गया जो आज हम पढ़ते हैं? प्रश्न गलत है? नहीं, प्रश्न ये है आचार्य जी, 1875 में मुंबई में बनाए गए थे, लेकिन फिर उसको फॉर्मेटिंग करके 10 आया गया। हाँ, अच्छा, ये आर्य समाज के ये इन्होंने प्रश्न ऐसे लिखने की गलती हुई कि अभी जो हम नियम पढ़ते हैं वो 10 हैं। हाँ। लेकिन वो पहले 28 नियम थे जी। तो आर्य समाज के 28 नियम पहली बार 1875 में मुंबई में बनाए गए थे, लेकिन 1877 के किस शहर के अधिवेशन में इन नियमों का अंतिम रूप, फाइनल फॉर्मेटिंग दिया गया था जो आज हम पढ़ते हैं?
10 नियमों के रूप में दिया है। हाँ ये बोलना। तो हाँ ठीक है, वो थोड़ा एरर है, माफ करिएगा उसके लिए। हाँ तो इसका उत्तर किसी को पता है? उधर 3 बच्चे, इधर से कोई नहीं बोला, आप लोगों ने बोला है एक बार, इधर आए, इधर दिखाई। हाँ मेरा नाम मेरा नाम अंशल कुमार है। मैं स्कूल रत्नाकर नॉर्थ पॉइंट स्कूल से हूँ। मेरे ख्याल से आंसर लाहौर होगा। बहुत अच्छा उत्तर सही है। लाहौर अधिवेशन 1877 में ये नियम फाइनल 28 से फिर 10 बना दिए गए थे। हमारे युवा साथी साहब उन्हें छोटा सा गिफ्ट दिया गया। अगला प्रश्न एक और झटपट पूछे, फिर हम अपने सीनियर ग्रुप के तरफ चले जाएंगे। और अगला प्रश्न, ऋषि के एक्चुअली मैंने ये प्रश्न सारे ना चैट जीपीटी से निकाले, तो उनके भाषा में थोड़ा अंतर हो गया और कुछ नहीं है। तो ऋषि के गुरु और गुरु दक्षिणा पे प्रश्न है। मथुरा के स्वामी विरजानंद जी ने दयानंद जी को शिक्षा पूर्ण होने पर गुरु दक्षिणा में क्या मांगा था, जिसने स्वामी जी के जीवन का मार्ग ही बदल दिया? ये बहुत साधारण सा प्रश्न है, प्राय सभी को पता होगा। चाहे कोई उधर एक ले जाए, उधर एक बच्चा उधर से जवाब देना चाहता है। हाँ दीजिए। स्कूल का नाम? मेरे स्कूल का नाम श्री दिगंबर चंद्र विद्यालय, मेरा नाम यश मिश्रा। स्वामी दयानंद विरजानंद जी ने दयानंद जी से गुरु दक्षिणा में ये मांगा कि जो हमारे भारतवर्ष में, हमारे समाज में जो अंधविश्वास जो फैला है और अज्ञान रूपी अंधेरा फैला है, उसको मिटा के ज्ञान रूपी प्रकाश का प्रचार और वेदों का प्रचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका जवाब सही है। और यहाँ उत्तर है कि उत्तर में दक्षिणा मांगा था कि देश में अविद्या और कुरीतियों को मिटाकर वेदों का प्रकाश फैलाना, और स्वामी जी ने मुट्ठी भर लौंग दक्षिणा के रूप में दिया था। तो यही है आपके पास उत्तर। आइए, जो ये प्रश्नों का सिलसिला तो ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन हम अब अपनी प्रतियोगिता में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और आपको एक पुस्तक दी गई है, जिन्होंने उत्तर दिया है वो पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश दी गई है। आप इसको पढ़ेंगे और जितना हो सके समझेंगे। अब हम अपने आगे के सत्र की सीनियर सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। और सीनियर सेक्शन में मैं एक बार नाम पढ़ देता हूँ, इसके अलावा भी कोई नाम हो तो बताएंगे, नहीं तो फिर हम अपनी प्रतियोगिता शुरू करेंगे। अंकुश पांडे, सुमन महतो, निशा शाह, सुरश्री दास, अंकित शर्मा, यश मिश्रा, रौनक गुप्ता, धीरज कुमार शाह, वेदांत सीता आर्या और वंशिका अग्रवाल है? नहीं है? वंशिका अग्रवाल और श्रेया गुप्ता। और कोई नाम छूट गया हो तो बताएंगे। हाँ, आयुष प्रजापति। आप लेट आए ना? अच्छा, तो लिखा है, ठीक है। नहीं, हम अच्छा ठीक है। आयुष पांडे, सुमन महतो, आयुष प्रजापति, निशा साव, सुरश्री दास, अंकित शर्मा, आरव सेन, यश मिश्रा, रौनक गुप्ता, धीरज कुमार शाह, वेदांत सीता आर्या और वंशिका अग्रवाल, श्रेया गुप्ता। मैं अब नाम ठीक है, किसी का छूटा तो नहीं है? वो नहीं, वो उन्होंने मना कर दिया है। क्या नाम है? अंशल कुमार। अंशल कुमार है तो नाम, वो 8 वाले ग्रुप में है ना, तो अभी जब पूछा तो आपने बताया नहीं। अच्छा, आ जाओ। जूनियर वाले एक लोग रह गए, एक बार देखें, इनका छूट गया। आप लेट से आए थे? नहीं, लेट से आया, हम लोग शुरू कर चुके थे। जूनियर में एक अंशल रह गए हैं। एक बार शीट देना। नाम लिखा हुआ है अंशल।
आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रत्नाकर नॉर्थ पॉइंट विद्यालय से आया हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसे महान पुरुष की बात करने जा रहा हूँ जिन्हें हम एक महान चिंतक, महान चिंतक, राष्ट्र सेवक के नाम से जानते हैं, जिनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती, और उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज के ऊपर मैं आज अपने विचार रखने जा रहा हूँ। जब ये समाज में कूटनीति, अशिक्षा और कूटनीति भर गई थी, तब स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ। उन्होंने इन सभी का सामना किया और इन्हें सुधारा और इस समाज को पहले की तरह अच्छा बनाया। आर्य समाज के सिद्धांतों के अनुसार हमें सत्य बोलना चाहिए, सिद्धांतों के अनुसार हमें सत्य बोलना चाहिए और कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई बात नहीं, एक बार तालियों से भारत कभी कभी घबरा जाते, कोई बात नहीं है, अभी सीख रहे हैं धीरे धीरे। अब मैं सीनियर सेक्शन से समय बहुत तेजी से भाग रहा है, हमें समय से पूरा भी करना है, तो मैं बिना विलंब किए पहले वक्त अंकुश पांडे जी को बुलाना चाहूंगा। वो झटपट आए और अपनी, अच्छा, ये सीनियर वर्ग में नियम 6 मिनट है, तो आप ध्यान रखेंगे इस बात का। 5 मिनट पे घंटी बजाई जाएगी और आप अपने विचार रखें। नहीं, हाँ, अंकुश पांडे पहला नाम है, अंकुश पांडे। यहाँ पर उपस्थित सभी मंचाधिकारी, गुरुजन एवं साथियों को सादर नमन। एक ऐसा समाज जिसने भारत की बुराइयों का अंत किया एवं भारतीय समाज को एक नई दिशा दिखाने का कार्य किया। आज मुझे आर्य समाज का ऐतिहासिक महत्व एवं उपयोगिता विषय पर अपने विचारों को प्रस्तुत करने का मौका मिला है, इसलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह एक ऐसा विषय है जो भारतीय सामाजिक एवं शैक्षिक पुनर्जागरण से जुड़ा हुआ है। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में श्री स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा हुई थी। उस समय भारतीय समाज अंधविश्वास, कूटनीति एवं विदेशी आक्रमणकारियों से घिरा हुआ था। ऐसे समय में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस समाज की स्थापना की और भारतीय समाज को एक नई दिशा दिखाने का कार्य किया। आर्य समाज का मुख्य ऐतिहासिक महत्व यह है कि उसने वेदों की ओर लौटने का संदेश दिया। श्री स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मानना था कि सत्य ज्ञान हमें वेदों द्वारा ही प्राप्त होता है। उन्होंने मूर्ति पूजा, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास, भ्रम का विरोध किया और भारतीय समाज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण देने का कार्य किया। इसके अलावा आर्य समाज ने जाति भेद, छुआछूत, स्त्री शिक्षा एवं विधवा विवाह का डट कर सामना किया। आर्य समाज ने स्त्री शिक्षा की विषय में विशेष बल दिया। आर्य समाज ने डीएवी एवं महाविद्यालयों की रचना की, जिसने स्त्री शिक्षा के विषय में अपना ध्यान दिया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अगले वक्ता के
आयुष प्रजापति डीडू महेश्वरी क्लास 9 के स्टूडेंट है, वे आएंगे। आयुष प्रजापति। क्लास 9 है ना? शुरू करिए। हाँ। मेरा विषय आर्य समाज एवं ऐतिहासिक महत्व एवं उपयोगिताएं हैं। आदरणीय प्रमुख अतिथि और मेरे प्रिय साथियों, सम्मिलित व्यक्तिगण, आप सभी को मेरा नमस्ते। आज मुझे आप सभी के सामने आर्य समाज जैसे एक महान सामाजिक और धार्मिक आंदोलन पे अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथियों, आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 ईस्वी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। उस समय भारतीय समाज में अंधविश्वास, कुरीतियां और सामाजिक बुराइयों से हमारा समाज ग्रस्त था। उनका मानना, दयानंद सरस्वती का मानना था कि समाज को एक नई दिशा दिखाना और वेदों की सच्चाई को शिक्षा से जोड़ना। उनका प्रसिद्ध नारा था, वेदों की ओर लौटो। उनका मानना था कि वेदों में सच्चा ज्ञान है, हमारा कर्म सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलना चाहिए। आर्य समाज के मूल आधार पर इसके 10 नियम है। इसमें से कुछ प्रमुख है। पहला, ईश्वर एक है और वह सत्य है, ज्ञान और आनंद का स्रोत है। दूसरा, वेद सभी सच्चे ज्ञान का ग्रंथ है। तीसरा, सत्य को ग्रहण करना, असत्य को छोड़ना हमारा कर्तव्य है। चौथा, सत्य को ग्रहण करना और सत्य को छोड़ना हमारा कर्तव्य है। चौथा, हमारे मनुष्य को सभी के साथ प्रेम, न्याय और करुणा का व्यवहार करना चाहिए। इन नियमों से हमें उन्होंने स्त्री शिक्षा पर विशेष जोर दिया और आर्य समाज ने विधवा विवाह का समर्थन किया और नारी को सम्मान दिलाने में भी कार्य किया। साथियों, आर्य समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। भारत का DAV दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय का उन्होंने स्थापना किया है। उन संस्थाओं का मूल उद्देश्य केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि चरित्र निर्माण और नैतिकता के नैतिक भी देना था। आर्य समाज में धर्म के नाम पर फैलाने वाले अंधविश्वासों का विरोध किया, मूर्ति पूजा, पाखंड और ढोंग का विरोध किया। उनका मानना था कि सच्ची भक्ति अच्छे कर्मों से होती है, न कि किसी दिखावे से। साथियों, आर्य समाज का योगदान राष्ट्रीय जागरण में भी है और इसमें लोगों ने आत्मसम्मान और स्वदेशी प्रेम और देशभक्ति की भावना जगाई है। स्वतंत्रता आंदोलन में कई नेता इसके विचारों से प्रभावित हुए थे। इसके साथियों, और आर्य समाज आज के समय में आर्य समाज के सिद्धांत उतने ही प्रासंगिक हैं जब हमारे समाज में फिर से अंधविश्वास, भेदभाव बढ़ रहा है। तब हमें आर्य समाज के विचारों से हमें
से ये आर्य समाज के विचार से हमें प्रभावित होने की जरूरत है। हमें सत्य बोलना चाहिए, अच्छी कर्म करना चाहिए और समाज समानता और भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। यही आर्य समाज की सच्ची शिक्षा है। अतः मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ, आर्य समाज एक सामाजिक आंदोलन ही नहीं, आर्य समाज एक आंदोलन ही नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति है जिसने भारत समाज को एक नई दिशा दिखाई है। आइए हम सब मिलकर दयानंद सरस्वती